नमस्कार। देश में जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जातिगत जनगणना आने के बाद जो आरक्षण की 50% की सीमा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण, इसके अलावा लोकसभा सीटों का परिसीमन, लोकसभा सीटों का बढ़ाया जाना, महिला आरक्षण विधेयक, देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण, ये तमाम बातें होंगी और देश की राजनीति में और समीकरणों में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। देश में हर जाति की संख्या पता चलेगी और उसी हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो जो महत्वपूर्ण जातियां इस पीछे के दिनों में जिन जातियों ने अपनी आप को आरक्षण के लिए या दूसरी चीजों के लिए तैयार किया, उसमें जाट भी एक प्रमुख जाति मानी जाती है। राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में ये करीब 7-8 या 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें जाटों की संख्या 4-5% से लेकर 30% तक है। हरियाणा तो अकेला एक ऐसा स्टेट था जिसमें लंबे समय तक जाट ही वहां के मुख्यमंत्री रहे और वहां के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को उन्होंने हमेशा डोमिनेट किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गैर जाट समीकरण, हालांकि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में भी उसे सफलता मिली, लेकिन गैर जाट समीकरण बनाकर हरियाणा में बाजी पलट दी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि जाटलैंड कहा जाता था, और बागपत जहां पर मैं हूं, बड़ौद कस्बे में, इसे तो जाटलैंड कहा जाता था शुरू से, वहां भी पिछले 3 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर रही है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, जाटों को आमतौर पर माना यह जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी माने जाते हैं। बावजूद इसके जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जाटों ने अपने आरक्षण के लिए हरियाणा में जो डिमांड रखी थी, आपको मालूम होगा, बहुत हिंसक आंदोलन हुआ था। और इसके अलावा देश के अलग अलग, राजस्थान केंद्र सरकार में जाटों के लिए आरक्षण, पूरे केंद्र स्तर पर मांग, उत्तर प्रदेश में मांग, हर जगह मांग चलती रहती है। हालांकि जाटों को मनमोहन सरकार ने 2014 में 9 राज्यों में ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उस व्यवस्था को पलट दिया, कहा कि जाट सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं है, यानी उनकी स्थिति ठीक है, और वो आरक्षण 2015 में खत्म हो गया, जो यूपीए सरकार ने फैसला किया था। अब कहा यह जाता है कि देश में 8.25 करोड़ जाट हैं और जाटों की एकता के बारे में चर्चा भी की जाती है। मैं आज सिर्फ इसलिए बागपत बड़ौद आया, और मेरे साथ जो लोग आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्रबुद्ध, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई कमिश्नर से रिटायर हुआ है, कोई राज्य मंत्री का दर्जा है, क्योंकि इन विषयों पर समाज के बुद्धिजीवियों की राय लेना ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं आज जाटलैंड में आया हूं और अब जाटों की संख्या भी पता चलेगी। जो हल्ला इतना ज़्यादा था कि हरियाणा में इतने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने, राजस्थान में इतने, अब जाटों की संख्या भी पता चलेगी। तो जाट जातिगत जनगणना को लेके क्या सोचते हैं? मेरी कोशिश होगी कि समाज के हर वर्ग तक जाकर जातिगत जनगणना पर उसकी राय जानने की बात करें। तो सबसे पहले सर आपसे, आप प्रोफेसर रहे, आपने पीछे जाट इतिहास और सारी चीज़ों को समझा है, उसके राजनीतिक आंदोलन को समझा है। इस जातिगत जनगणना से जाटों को क्या मिलेगा, क्या आपको लगता है? ये जो सरकार का संदेश और उनका जाट जनगणना के ऊपर हुआ है, ये कुल मिलाकर सभी जातियों में जितना आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है पहले से ही, उसको ये एक विभाजित रूप में सभी जातियों के लिए, चाहे जाट हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हरिजन हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, सभी में एक जो है पारदर्शिता आने का प्रयास तो किया गया है। और इससे उम्मीद है कि सभी जातियों को इससे वंचित रही हैं, उनको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा, चाहे वो हमारे जाट बिरादरी में हो, चाहे वो किसी दूसरी बिरादरी में हो। लेकिन उनको वंचित रहने की वजह से ये जो जातीय जनगणना है, ये बहुत ही हमारी समझ में बड़ी लाभदायक रहेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा इसमें। ये बड़ी दिनों से
बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। इस मांग को विपक्ष की पार्टियों ने भी बहुत ही बड़े ज़ोर शोर से उठा और उसका जो निर्णय था और उनका जो संदेश था और जो उनका मुहिम था उसको केंद्रीय सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये जातिगत गणना हर एक वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर संप्रदाय के लिए इससे कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा और जो वंचित रहे लोग हैं उनको इस सरकार में और दूसरे उसमें प्रतिनिधित्व मिलने का जरूर उनको लाभ होगा। ये होगा। ओमवीर जी, आप तो राज्य मंत्री रहे, आपको लगता है? पहले इन दोनों प्राणियों से पूछो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बाई चांस हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो आपको जान रहा था इसलिए। तो आपका इस देखिए सवाल क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में यह आ रहा है कि एक तरफ तो पहलगाम की घटना थी, पूरा देश पहलगाम की चर्चा कर रहा था उस आतंकी घटना की, तब तक ये जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। तो हालांकि लोग इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी मांग अगर चुनाव के दौरान थी जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने ये फैसला तो सोच समझ के किया होगा और जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष की थी भी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ये जातिगत जनगणना का फैसला उसका जो है वो विपक्ष के दबाव में है या इस फैसले से उसे फायदा मिलेगा? नमस्कार सर, ये विपक्ष के दबाव में नहीं है, ये उनकी सोची साजी नियति है, क्योंकि हर चीज़ वो इलेक्शन से जोड़ते हैं। वहाँ यहाँ के जो देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा कैलकुलेशन ये करते हैं कि हमें कहाँ फ़ायदा है इलेक्टोरल प्रोसेस में। अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार के चुनाव को मद्देनज़र देख करते हुए उन्होंने फैसला किया। वो किसी दबाव में नहीं है कि उनकी मेजोरिटी या न्यूमेरिकल मेजोरिटी उनके पास है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और ज़्यादातर सभी प्रदेशों में उनका राज है, तो वे किसी दबाव में तो कर नहीं रहे। अब ये जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, पहलगाम की जो दुर्घटना हुई, ये हुआ, और बहुत सारे इतने मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, इतने सारे मुद्दे हैं, तो उनसे ध्यान भटकाना ये करना इनकी साजिश रही है। और ये जाति गणना की जो बात है जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, 3-4 साल से लगातार लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव बिहार से कर रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वो भी कर रहे हैं, इनकी उन्होंने कभी नहीं सुनी, इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन की है, जो बड़ी बड़ी मीटिंग लेते हैं ये उसमें अपने पदाधिकारियों के साथ में, तो ये मीटिंग कुछ ने ऐसे सरप्राइज़ देते हैं जिससे, और ये बीजेपी वाले हमेशा क्या, मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, तो बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि ये स्ट्रोक मार दिया, वो कर दिया, विपक्ष में मास्टर स्ट्रोक कर दिया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हर चीज़ उसे जोड़ के और लोगों को ऐसा गुमराह कर देते हैं। पहलगाम की घटना है, उसमें रोज़ ललकार रहे हैं विपक्ष वाले, कह रहे हैं आप कुछ नहीं, क्यों नहीं करते उनको, लेकिन वो शांत है, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं है। अभी जाति गणना का अगर ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट करें, ये इसकी जाति गणना करें, तो हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन सरकारी संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में, जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की भी मांग रही है कि गैर सरकारी संस्थानों में भी होना चाहिए, उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसी खास बिरादरी का, कि थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बिरादरी ऐसी है जैसे ये जो जजेस के अपॉइंटमेंट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में अभी 4 जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो सेना के कुछ डिप्टी चीफ्स बने हैं, प्रमुख नहीं डिप्टी चीफ्स बने हैं, डिप्टी एयर चीफ मार्शल बनाया, जो हम पढ़ते हैं, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी खबरें हैं, तो ऐसे आ रहा है कि उसमें सभी ब्राह्मण जाति को दिया हुआ। यहाँ कोई ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बैठे हैं, हाँ, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन जो डेली आ रही हैं चीज़ें ये, तो ये जो 4 अभी प्रमुख बनाए हैं। बात बताइए जी, कोई आदमी अगर काबिल है, कोई आदमी दक्ष है और उस पोस्ट पर पहुंचने वाला है, तो उसकी नियुक्ति से पहले ये देखना चाहिए क्या कि वो ब्राह्मण है इसलिए ना बनाया जाए, वो राजपूत है इसलिए ना बनाया जाए, वो यादव है इसलिए ना बनाया जाए, वो एससी इसलिए, अरे जो काबिल है और रैंकिंग के हिसाब से जो वहाँ पहुंच रहा है, कि आपको लग रहा है कि सरपास करके? नहीं सर, क्योंकि हम थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी हैं। अच्छा, ईमानदारी से आप? यस, आई एडमिट इट। लेकिन ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस को भी, जैसे ये सिलेक्शन होता है इसमें, चीफ जस्टिस वो तो सीनियर मोस्ट थे इस वक्त,
नहीं, उन्होंने अपनी मेजोरिटी के हिसाब से एक प्रधानमंत्री बन गया उसका मेंबर, एक अच्छा, वो कॉलेजियम की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉलेजियम में नहीं, और भी जहाँ भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इलेक्टोरल, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए, ये किसी को नहीं पूछ रहे, अपनी न्यूमेरिकल मेजोरिटी का स्ट्रेंथ का फायदा उठा के अपने हिसाब से कर रहे हैं। जो डिप्टी चीफ बनाते हैं, अगर आप देखें हैं डिप्टी चीफ में अभी हम देखिए, हम अभी जातिगत जनगणना पे रहे, आपको क्या लगता है कि ये जो जाति से ही जुड़ा हुआ है सर, ये भी जाति से जुड़ा हुआ है। देखो, कितनी भी जातियां निकल जाए, फौज में आरक्षण मुझे नहीं लगता कि होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फौज में आगे बढ़ने के लिए अभी इसको राजनीति से फौज को अलग थोड़ा रखा जाए, जो भी बना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जाटों ने भी आरक्षण की मांग के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम राज्यों में तमाम आंदोलन किए, मैंने कई कवर भी किए। आपको लगता है कि जाटों की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उसमें उनको आरक्षण की जरूरत है? और इस बार जो जातिगत जनगणना होगी उसमें आपका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर भी आएगा, तो एकदम समाज का जो एक्सरे है वो आने के बाद कुछ जातियों की मांगों पर इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो जाटों को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो वेल टू डू है, इनके पास कोई कमी नहीं है, शैक्षणिक योग्यताएं भी इनके बहुत है, जमीन जायदाद है, और हट्टे कट्टे भी हैं, शरीर से भी हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे हर वर्ग है, अपनी जाति का हमको अधिकार है कि भाई हमें भी कुछ नहीं मिलना चाहिए, वी शुड गेट समथिंग, जो सबको मिलता, हमको मिलता है, मेरिट पर तो मिलता ही है, हमें भी मिलना चाहिए। तो जो आरक्षण के लिए जो संघर्ष होता, हरियाणा में हुआ था, खून खराबे हुआ, वहाँ सरकार ने दमन भी किया जाटों का, इससे जाटों में आक्रोश भी हुआ और जाट और मजबूत होकर निकले हैं कि भाई हमें मिलना ही चाहिए। अब दूसरे कहते हैं कि मैं ये तो वेल टू डू हैं, ये तो बहुत इनके कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कहने वाली बात है। अच्छा, एक बात